हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वारेन बफेट स्टाइल में हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से हम चुनिंदा कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको बाय कर सकते हैं, क्या सही टाइम होगा बाय करने का, कब उन्हें सेल करना चाहिए और क्या हमारा पोर्टफोलियो भी वारेन बफेट जितना बड़ा हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो सारी बातें हम यहां पर करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। लेकिन यहां पर मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं होगी बाय या सेल करने की। जो भी डिसीजन लेना है आपने लेना है, लेकिन समझ लो सारी चीजें कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो वारेन बफेट जी की जो स्टाइल है वो अच्छी कंपनीज को एक फेयर प्राइस पर, यानी कि बहुत ज्यादा ऊपर प्राइस पर नहीं, थोड़ा सा नीचे फेयर प्राइस पर जब चीज अवेलेबल होती है तब बाय करते हैं। और उनकी जो सिलेक्शन ऑफ कंपनीज हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को जनरल पब्लिक इंडिविजुअल्स डायरेक्ट मींस पर्सनल यूज में लेकर आते हैं, जनरली जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स बैंक्स भी हो सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हो सकती हैं, शूज भी हो सकते हैं, और वो खाने पीने की चीजें भी हो सकती हैं, या उससे अलग भी बाकी कुछ हो सकता है, पहनने के कपड़े भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकती है। यानी कि जिन प्रोडक्ट या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट जनरल पब्लिक को डायरेक्टली होती है, और जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिजनेस बेहतरीन हैं और सॉलिड कंपनीज हैं। और हमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, हमें यह लगता है कि नेक्स्ट 15-20 ईयर्स तक इन बिजनेस का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, ये कंपनीज अच्छा करती रहेंगी। जैसे पिछले 15-20 ईयर्स से उनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, सेम तरीके से वो आगे भी 15-20 ईयर्स तक लगातार चलती रहेंगी। तो यहां पर अगर आप, जैसे मैंने आज ट्वीट भी किया था अपने ट्विटर हैंडल पर कि ड्यूरेसेल के ओनर कौन है, ड्यूरेसेल के जो ओनर हैं वो बर्कशायर हैथवे ही हैं। पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल थे, लेकिन बर्कशायर हैथवे ने उनसे ये कंपनी परचेज कर ली। तो यहां पर ये हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि क्योंकि जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और अच्छे सर्विसेज हैं जिनका डायरेक्टली हम यूज करते हैं, तो उनकी डिमांड कम नहीं होती है। और जहां पर ब्रांड साथ में अटैच होता है, और उस ब्रांड की वजह से जब वो कंपनीज अच्छा मार्जिन ले पाती हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर, तो उनकी एक लाइफ बहुत अच्छी होती है। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ जो करंट में डिमांड है उन सारे प्रोडक्ट्स की, वो एक सैचुरेशन पर नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का ये बात साफ साफ नजर आनी चाहिए कि अगले 15-20 इयर्स में ये सारे स्टॉक्स यहां से ऊपर जाएंगे, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड दो तरीके से बढ़ती है। एक, जो लोग अभी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं वो नॉर्मल प्रोडक्ट को यूज करने के बदले ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, यानी कि अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करेंगे, तो जिससे कस्टमर्स आएंगे। और जो इन प्रोडक्ट्स को कैसे भी यूज नहीं करते, यानी कि ना तो कोई लोकल ब्रांड यूज होता है, ना ही कोई अच्छे ब्रांड्स यूज होते हैं, वो फर्स्ट टाइम इनको यूज करना शुरू करेंगे। और थर्ड, जो अभी जो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो पर इंडिविजुअल बहुत कम है, क्योंकि उतने पर कैपिटा इनकम इंडियंस की नहीं है अभी एंड गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहां से वो रेगुलरली इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज करना शुरू करेंगे। तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इंडिया इज ए ग्रोइंग कंट्री एंड यहां पर हर किसी की इनकम लगातार बढ़ रही है। गवर्नमेंट भी इन सब चीजों को लेकर काफी एग्रेसिव है कि मेक इन इंडिया अभियान चलाया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उससे पहले हर घर में बिजली पहुंचाने का अभियान था, अब उसके बाद में हर किसी गरीब को घर बनाकर दिया जाए, ये अभियान चला हुआ है। सो गवर्नमेंट इज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो यहां पर वारेन बफेट की स्टाइल में अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बनानी है, एक लिस्ट ऑफ कंपनीज बनानी है उन स्टॉक्स की जो अगले 15-20 इयर्स तक हमें लगता है कि इन प्रोडक्ट्स की सर्विस से, इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। तो मैंने यहां पर एक लिस्ट बनाई है, और वो लिस्ट में आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने ये लिस्ट बनाई है, मैंने इस लिस्ट का नाम भी ब्रांड रखा है। सो यहां मैंने इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया हुआ है। 5 पैसा मींस एक एक्सेप्टेड ब्रांड है। एंड तो यहां पर फाइनेंशियल कंपनीज भी जहां पर एंड यूजर इंडिविजुअल है, तो वो भी इसी तरह की लिस्ट में शामिल होता है। क्योंकि अगर आप वारेन बफेट जी की भी पोर्टफोलियो को देखोगे तो उसमें भी उनके पास बैंक्स हैं। तो बैंक्स क्योंकि डायरेक्ट इंडिविजुअल्स यूज करते हैं, एक एंड यूजर
यूज करता है इंडिविजुअली तो वो भी इसी कैटेगरी में शामिल होता है। सेकंड है एबट इंडिया, देन आदित्य बिरला कैपिटल, आदित्य बिरला फैशन, एक्सो इंडिया, एंजल वन, अरविंद फैशन, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बाटा इंडिया, बेक्टर फूड, मिसेस बेक्टर फूड, बर्जर पेंट, बोरोसिल लिमिटेड जिसके ग्लास के यहाँ पर सामान आते हैं जैसे जो किचन वेयर होते हैं एक्चुअल में वो आते हैं, ब्रिटानिया, सेरा सिरेमिक्स, कोलगेट पामोलिव, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, देन डाबर, आयशर मोटर्स, जिलेट, ग्लेक्सो फार्मा, देन हेवल्स, एचडीएफसी एएमसी बैंक, लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई। सो दिस इज ए लिस्ट ऑफ दिस इज ए लिस्ट ऑफ 60 स्टॉक्स। 60 स्टॉक्स की पूरी लिस्ट है। मैं इस लिस्ट को आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। तो मैंने ये पूरी लिस्ट बना ली है। इसमें ये सारे अच्छे से मार्केट में एक्सेप्टेड ब्रांड्स हैं। एक भी ब्रांड इनमें ऐसा नहीं है जो मार्केट में एक्सेप्टेंस ना रखता हो। तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई। अब बात आती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। अब इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं, एक का कि हमारे पास कुछ लमसम अमाउंट होगी या फिर हम मंथली इन्वेस्ट करेंगे, और तीसरा ये हो सकता है कि हमारे पास लमसम भी है और मंथली भी इन्वेस्ट करेंगे। तो यहां पर 3 कैटेगरीज हो गई, या तो सिर्फ लमसम है या सिर्फ मंथली कर सकते हैं, या फिर हम लमसम भी है और मंथली भी कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशंस हैं। तो अगर लमसम है तो मेरा कहना यह है कि हमें ओवरऑल वैसे भी कि किसी भी सिचुएशन में एक स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। Even though these are great companies, even though we are buying these companies at a lower level, but still we have not to buy these, means we have not to invest more than 5% in one stock. एक स्टॉक में 5% से ज्यादा नहीं लगाना है। तो यहां पर अगर हम लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हम 10 लाख रुपीस को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो कम से कम 20 स्टॉक्स में हमने पैसा लगाना है। अब 20 स्टॉक्स में पैसा लगाना है तो एक स्टॉक में 5% लगेगा, मींस 50,000 रुपीस लगेगा। अब वो कौन से 20 स्टॉक सर्च करने हैं, यहां पर स्टॉक सिलेक्शन के 3 क्राइटेरियाज हम लोग ले सकते हैं। और जब हम मंथली पैसा लगाएंगे तो उसके लिए भी इन तीनों में से ही किसी एक क्राइटेरिया को हम यूज करेंगे। वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं? क्राइटेरिया नंबर 1, यहां पर हम 200 डे मूविंग एवरेज को यूज करेंगे। सिंपल 200 डे डेली मूविंग एवरेज, डेली कैंडलस्टिक चार्ट पर हम उसको यूज करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैं यहां से इसकी ड्राइंग एक बार हटाता हूं और हम यहां इंडिकेटर पर जाएंगे। इंडिकेटर पर जाकर हम करेंगे सिंपल। सो सिंपल मूविंग एवरेज यहां पर आ जाएगा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में ये बहुत सारे मूविंग एवरेज आ गए। हम एक ही मूविंग एवरेज लेते हैं, तो यहां पर सिर्फ मूविंग एवरेज टाइप करते हैं और सिर्फ मूविंग एवरेज में ये हमारा मूविंग एवरेज आ जाता है। हमने यहां पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये 9 डे का बाय डिफॉल्ट मूविंग एवरेज लगाते हैं। इसको हमने सेटिंग्स पर गए। सेटिंग्स पर जाने के बाद में लेंथ पर गए। लेंथ को हमने 50 किया, सॉरी 200 किया, क्योंकि हम 200 डेज मूविंग एवरेज लगा रहे हैं। यहां हम स्टाइल पर गए। स्टाइल पर हमने इसको ब्लैक कलर कर लिया जिससे ये अलग से हमें नजर आ जाए। उसके बाद में विजिबिलिटी, दैट इज फाइन, हमने इसको ओके किया। एक चीज हमेशा यहां पे याद रखनी है, जो ये सिंपल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज को सिर्फ मूविंग एवरेज कहते हैं। बाकी कुछ एक्सपोनेंशियल होते हैं, वेटेज होते हैं, उनको नहीं लगाना है। सिंपल मूविंग एवरेज में यहां पर 200 डे मूविंग एवरेज यूज करना है, साथ में यहां पर डेली कैंडलस्टिक चार्ट यूज करना है। अब जो नीचे यहां पर 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ लिखा हुआ है, ये इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। इससे क्या होता है कि जो ये पूरा ग्राफ है ये कितने टाइम पीरियड का है वो चीज सिलेक्शन होती है। लेकिन हमने डेली एक कैंडल एक दिन की हो, इस चीज के लिए क्या करना है, इस चीज के लिए हमने यहां से डेली कैंडलस्टिक चार्ट यूज करना है। बहुत बार क्या होता है, यहां पर हर किसी का कैंडलस्टिक चार्ट नहीं होता, लाइन चार्ट होता है। तो इस लाइन चार्ट को यहां से क्लिक करके हमने कैंडलस्टिक चार्ट बना लेना है, ये हमने यूज करना है। अब जो मेरा कहने का मतलब है कि 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है। इस लाइन का मीनिंग क्या है, 200 डेज का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो एवरेज प्राइस है, ये जो लाइन है, ये लास्ट 200 डेज ट्रेडिंग डेज का एवरेज प्राइस है। तो हमारा जो करंट प्राइस है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, यानी कि ये पिछले 200 डेज के एवरेज प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्योंकि जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं ये 200 डेज मूविंग एवरेज तक तो आती ही हैं, उससे नीचे भी जाती हैं, तो इसके ऊपर इनको खरीदने का कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि जो हम 19-20%, 18-20% की जो हम CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जिस तरीके से वारेन बफेट जी की आई है, तो हमें वो नहीं मिलेगी अगर हम महंगा परचेज करेंगे। सस्ता परचेज करने का क्या तरीका है कि 200 डेज मूविंग एवरेज इसको नीचे परचेज किया जाए। अब मैंने ये यहां पर प्लॉट कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करने का कितना सिंपल सा तरीका है कि हम यहां पर गए,
और हम नीचे करते चले जाएंगे। अभी हमने देखा कि ये 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, जब भी ऊपर गया नीचे जरूर आया, जब भी ऊपर गया नीचे जरूर आया। तो 200 डेज मूविंग एवरेज एक तरह से इक्विलिब्रियम का काम करती है कि इसके नीचे आना ही है। अगर कभी डिले हो जाए तो कोई बात नहीं, होल्ड करके रख लेंगे, लेकिन 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर परचेज नहीं करेंगे। हमने नीचे गए, एरो की से हम नीचे गए तो एबट इंडिया भी नीचे चल रहा है, उसके नीचे हम लोग गए, देन एबी कैपिटल ऑलमोस्ट नीचे से आकर ऊपर चला गया, तो ऊपर परचेज नहीं करेंगे। हम और नीचे गए, आदित्य बिरला फैशन बहुत ऊपर चल रहा है तो इसको बाय नहीं करेंगे। एक्सो नोबल इंडिया नीचे चल रहा है, इसको बाय कर लेंगे। उसके बाद में एंजल वन अभी ऊपर चल रहा है, इसको बाय नहीं करेंगे। और अरविंद फैशन ऊपर चल रहा है, इसको भी बाय नहीं करेंगे। एशियन पेंट टच किया लेकिन ऊपर आ गया, तो या तो हम इसके नीचे यहां बाय कर सकते थे इंट्राडे में, लेकिन ना, अभी मौका निकल गया। तो आप समझ गए, इस तरीके से जो जो स्टॉक्स नीचे चल रहे हैं उनको बाय करेंगे। अब बात ये आती है, विवेक भाई हमने 20 स्टॉक्स में पैसा लगाना है। अब अगर 20 स्टॉक्स में पैसा लगाते हुए हमारे पास 200 से नीचे 40 स्टॉक्स अगर चल रहे हैं आउट ऑफ 60, तो कौन से 20 सिलेक्ट करने चाहिए? बहुत सिंपल है, जो 200 डे मूविंग एवरेज से सबसे ज्यादा 20 स्टॉक सबसे ज्यादा नीचे चल रहे हैं उनको सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये एक आसान सा तरीका है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यानी कि जो सबसे ज्यादा नीचे होगा 200 डेज मूविंग एवरेज से, उन सबसे ज्यादा नीचे वालों में से सबसे ज्यादा नीचे वाले 20 सिलेक्ट कर लो और उनमें इन्वेस्ट कर लो। अब बात आती है कि जो मंथली सैलरी है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। उसका भी सिंपल सा तरीका है कि एक मंथ की सैलरी को एक ही स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि हम 12 मंथ्स में 12 टाइम्स यहां पर इन्वेस्ट करेंगे तो 12 कंपनीज तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगी, और सिर्फ एक साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यहां पर वॉरेन बफेट जी की स्टाइल में हमने पोर्टफोलियो बनाना है। इट विल बी थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि वो आज की डेट में भी एक्टिव हैं। अभी ही इज 90 प्लस और 90 प्लस की एज में भी एक्टिव है, एंड ही हैड स्टार्टेड एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 13-14 के आसपास उन्होंने स्टार्ट किया। तो यहां पर हमने 10, 15, 20 इयर्स के लिए पैसा नहीं लगाना है, हमने इसमें लाइफ टाइम के लिए पैसा लगाना है। अब बात ये आती है ना, बेचना कब है? हमने कभी नहीं बेचना है। जब तक ये कंपनीज अच्छा बिजनेस कर रही हैं, जब तक इन कंपनीज में आगे ग्रोथ अवेलेबल है, तब तक हमने इनको नहीं बेचना है। तो ये बेचने वाली बात नहीं है, यहां पर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात है वॉरेन बफेट जी की स्टाइल में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितना पैसा हमें अपनी सैलरी का यहां पर लगाना चाहिए, सिर्फ उतना पैसा हमें यहां पर लगाना चाहिए जिसको हमने लाइफ टाइम निकालना ना पड़े, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, यहां से खर्चे चलाने की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो चाहे वो 5% ऑफ द सैलरी है या 10% ऑफ द सैलरी है, बट मेरा कहना यह है मिनिमम 10% हमने वेल्थ क्रिएशन के लिए लगाना चाहिए। अदरवाइज हम इतना छोटा पैसा लगा डालेंगे कि उससे फिर वेल्थ क्रिएट होती नजर नहीं आएगी और हम परेशान हो जाएंगे, और वो अच्छी बात नहीं है। सो मिनिमम 10% से ज्यादा जितना आपको ठीक लगे उसके हिसाब से। तो मूविंग एवरेज वन क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? यहां पर आरएसआई को यूज करना। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हमने यहां पर क्लिक किया और क्लिक करके यहां पर आरएसआई आ गया, और आरएसआई में हमने यहां पर क्या सिलेक्ट किया, इसको हम यहां पर एक एवरेज भी होता है, इस एवरेज वाली लाइन को हम यहां से हटा सकते हैं, फिर थोड़ा सा ये इजी हो जाता है। तो यहां मूविंग एवरेज में आरएसआई को, मूविंग एवरेज ऊपर है, आरएसआई नीचे है। आरएसआई को कैसे यूज करते हैं? आरएसआई का मेरा अच्छा जो तरीका है यूज करने का वो ये है कि मूविंग एवरेज से जब प्राइस नीचे हो और आरएसआई 30 से नीचे हो तब हमें आरएसआई को यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज में थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, तो यहां पर हम ड्यूअल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि 60 कंपनीज हैं, एक महीने में 1 मंथ में एक स्टॉक चूज करना है। तो 200 डे मूविंग एवरेज और आरएसआई 30 के नीचे जब ये इंडिकेटर आ जाए हमें तब इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारा और अच्छा एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये दो तरीके हो गए। एक और तरीका क्या है? एक और तरीका है कि उसमें ना तो हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे और ना ही उसमें हम आरएसआई यूज करेंगे। उसमें सिंपल सा तरीका है कि जब भी लाइफ टाइम हाई से कोई स्टॉक 30% नीचे आ जाए उस स्टॉक को पिक कर लो, क्योंकि 30% कोई स्टॉक नीचे आएगा यानी कि 100 वाली चीज 70 पर आ जाएगी, तो 70 से वापस 100 जाने में उसको 42% ऊपर जाना पड़ेगा, और वो बहुत अच्छा पैसा हो जाता है। फिर फॉर एग्जांपल जैसे हम बजाज ऑटो की ही बात करते हैं, तो बजाज ऑटो के केस में 30% ऊपर से नीचे आया क्या? लाइफ टाइम हाई कहां पर था? लाइफ टाइम हाई ये था, तो 30% नीचे कहां पर आया? ये 30% देखो यहां पर नीचे आया, और 30% नीचे आने के बाद में सीधा ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो अगर इसको यहां पर परचेज किया जाए देन दिस इज ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर
ये एक तरीका है। तो ये तीन तरीके हो गए, वन इज मूविंग एवरेज, सेकंड है आरएसआई एंड थर्ड इज 30% लाइफ टाइम हाई से नीचे आ जाना। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसी तरीके को करके एक बहुत अच्छी वेल्थ मार्केट में क्रिएट की जा सकती है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि कितनी वेल्थ हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम एक एसआईपी कैलकुलेटर पर जाते हैं, एसआईपी कैलकुलेटर, एचडीएफसी एसआईपी कैलकुलेटर, यहां पर एक ऑप्शन है हमारे पास। हमने यहां पर कैलकुलेट किया 20,000 रुपीज पर मंथ एंड यहां हमने मंथली इंस्टॉलमेंट ली और हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितनी वॉरेन बफेट जी की सीएजीआर रही है अभी तक 19%, वही हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी रखनी है यहां पर 40 साल लेकर चलो, क्योंकि ये लंबा टाइम है। बात ये आती है विवेक भाई हम तो ऑलरेडी 50 के हो चुके हैं, तो 40 ईयर्स तो नहीं है। 40 ईयर्स कैसे नहीं है, 90 तक रहेंगे। और अगर हम 60 के हो गए हैं तो बच्चों को ये चीज पास ऑन करेंगे। जब तक हम खुद कर पाएंगे तब तक खुद कर पाएंगे, उसके बाद बच्चों को पास ऑन करेंगे। क्योंकि बच्चे भी अगर वॉरेन बफेट जितना पोर्टफोलियो बनाकर रख गए तो हमें भी उतना ही सुख मिलेगा जितना बच्चों को मिल रहा होगा। क्योंकि एक्चुअल में तो खाने को सिर्फ रोटी ही चाहिए होती है। ये सिर्फ एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, एक रेस्पेक्ट होती है कि हमने इस दुनिया में कुछ करके दिखाया है। तो अगर हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं और वो हमारी, क्योंकि जिंदगी उतनी नहीं बची है और वो बीच में रुकता है, तो अगर बच्चे उसको वहीं से कैरी ऑन करते हैं तो वो हमारा ही मकसद पूरा होता है, हमारे ही ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, हम ही विनिंग करते हैं उस केस में। तो ये मत सोचो हमारे पास 40 साल हैं या नहीं हैं। तो यहां पर 480 मंथ्स, यहां पर 480 मंथ्स मींस 40 इयर्स, ये हम लेकर चलते हैं। तो यहां पर हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये कितनी अमाउंट आ गई, दिस इज ए ह्यूज अमाउंट। ये हो गया हमारा लैक्स, ये हो गया हमारा करोड़, देन दिस इज 241 करोड़। तो 241 करोड़ की यहां पर वेल्थ क्रिएट हो जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर अगर हम इसको 240 मंथ्स करते हैं यानी कि 20 ईयर्स करते हैं तो यहां पर हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी अमाउंट आ जाती है, ये हमारी 5.5 करोड़ आ जाती है, 5.5 करोड़ रुपीज। और 20 ईयर्स भी सबके पास हैं एंड 20,000 रुपीज भी सबके पास हैं एवरी मंथ। एंड मोर ओवर यहां पर हमने जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिया है वो सिर्फ 19% लिया है। जो ग्रेट कंपनीज की लिस्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी यहां पर दे चुका हूं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिख दूंगा सारे स्टॉक्स के नेम, तो वो भी काम आपका हो गया। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया कैसे इन्वेस्ट करना है। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां अकेले रिच बनने में मजा नहीं है, हर एक को रिच बनना है। क्योंकि उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, अगर स्टॉक मार्केट में आप भी अच्छे पैसे कमा पाओगे तो मेरी जेब से नहीं जाएगा, मुझे तो ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, क्योंकि आपका भी कुछ अच्छा हुआ। अगर मैंने कुछ चीजों को समझा है, सीखा है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मेरा उसमें कुछ जा नहीं रहा है बल्कि बदले में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ भी। सो दैट इज द ओनली रीजन, दैट इज द सिंपल रीजन। और इन सब चीजों को जब हम सीख कर करते हैं, अच्छे से करते हैं, समझ कर करते हैं, तो जो मैंने आपको ये सारा तरीका बताया इसको tradingview.com में अपनी लिस्ट बनाओ, अपनी लिस्ट में इसमें बैक टेस्टिंग करो कि इस तरीके से अगर हमने पास्ट में कभी किया होता तो उसके क्या रिजल्ट आते, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरह की वीडियोस देखते रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता है, आप और वीडियोस को देख पाओगे, मेरा भी मनोबल बढ़ता है। दोस्तों के साथ शेयर करना। अगेन अकेले रिच बनने में कुछ नहीं रखा, सब रिच बनेंगे तो सब एक हेल्दी माहौल होगा और इंडिया ग्रो करेगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।